Hello and assalamu alaikum and a very good morning to the viewers of Public News and A+. मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। कल शायरी का आलमी दिन था और हरमीत हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं हम। हरमीत, कैसा गुजरा छुट्टी का दिन तुम्हारा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि मैं स्वात में ही था, तो 2 दिन तो वहाँ पे गुजरे, बड़े अच्छे गुजरे क्योंकि मौसम वहाँ पे वैसे भी काफ़ी सर्दी है। इस वक्त तो यहाँ पे भी बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। और ठंडी हवाओं का यहाँ पे राज है। बड़ा मुश्किल है बाहर निकलना, मतलब इस किस्म का मौसम हो चुका है। हवाओं का राज तो लाहौर में भी है हरमीत, बड़ा अच्छा मौसम है। बूंदाबांदी भी हो रही है बहुत से इलाकों में, हमारे यहाँ भी। अच्छा हरमीत, यहाँ पे शदीद ठंडी हवाओं का राज है रोमा, क्योंकि मरी करीब है तो फिर देख लें, बड़ा मुश्किल है। इस्लामाबाद बाजी ले गया। यहाँ पे शदीद ठंडी हवा नहीं है लेकिन हवा है। अच्छा, तो मैं तो कल चूंकि शायरी का आलमी दिन था, शायरी का हरमीत आलमी दिन था, तो मैं उस हवाले से बहुत सी किताबें सामने रख के शायरी पढ़ता रहा। और उसमें जैसे वो दासना स्टेशन का मुसाफिर है, वो मुझे याद आ रही थी, जो शुरू वहाँ से होती है। कौन सा स्टेशन है? दासना है साहब जी, आपको उतरना है जी। नहीं लेकिन दासना तो था ही वो, ठीक है ना। और उस हवाले से मुनीर नियाज़ी की बहुत सी नज़में पढ़ने को मिली, तो एक नज़म मैं आपको सुना भी देता हूँ और फिर वहाँ से बात को हम आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल सर, इरशाद। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में। अब्रो बारा जैसे आप बता रहे हो इस्लामाबाद का मौसम है, बारिश का, ठीक है ना, वो खूबसूरती का मौसम। बिल्कुल। मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन इनकी याद में होगी। वाह। तो मैंने कहा वो वहाँ से शुरू करते हैं। और फिर मोहब्बत ही के हवाले से हमने जिक्र किया, तो एक यूनिवर्सिटी का तस्करा भी हो जाए साथ ही, जहाँ पे मोहब्बत का इजहार कर दिया एक लड़की ने, और वो जनाब अपने पीछे लगवा लिया उसने पूरी इंतजामिया को, नहीं पूरे मुल्क। मोहब्बत का इजहार करना काफी महंगा पड़ गया। और हमारे जो सोशल मीडिया पे बैठे लोग हैं तो वो भी उन्हीं के पीछे हो गए। कई लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया तो कई लोग उन पर तनकीद करने लगे। बहुत ज्यादा लोगों ने तो क्रिटिसाइज किया। अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम थे हरमीत। देखिए रोमा, अगर हम देखें ना तो तनकीद करने वाले भी ज़्यादा हैं और उसको सपोर्ट करने वाले भी ज़्यादा हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक माशरे का एक मयार है, मुख्तलिफ ज़हनियत के हम मालिक हैं, तो उस चीज़ों में हम अपनी जो इजहार है और जो राय है हम उसी का इजहार कर लेते हैं बड़े आसानी से। बट रऊफ साहब, अगर हम देखें तो ये मयार बदलना होगा, क्योंकि अब अगर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं। नई नस्ल आ रही, तो नई नस्ल के साथ साथ अपनी जहनियत भी थोड़ी बहुत बदलनी होगी वक्त के साथ साथ। अगर हम देखें तो हमारे डबल स्टैंडर्ड है, जिस तरह लड़कों के लिए अलग सोच हम रखते हैं तो लड़कियों के लिए अलग होती है। ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें, हम ड्रामे फिल्म जब इंडस्ट्री आई तो उससे भी काफ़ी चीज़ें बदलने लगी। लेकिन हाँ, सरेआम इस तरह की रिवायत जो है फिर भी उस पर भी तनकीद हल्की फुल्की बनती है, क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसे तालीमी इदारे वहाँ पे कई मसाइल हैं। रूस साहब, कई मसाइल हैं और कई मसाइल फिर जन्म भी लेते हैं। ऐसे वो बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं, फिर उनके लिए खासा मसला हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ थोड़ी सी रऊफ साहब हमारी सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है। हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर अभी है नहीं। असल में यही हो गया कि एक तो हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, और उस कल्चर में ख़ास तौर पे जैसे रोमा ने भी जिक्र किया, हमारे लिए बहुत से मसाइल इसलिए पैदा हो जाते हैं कि वो वालिदैन जो पहली बच्चियों को यूनिवर्सिटी या स्कूल भेजते हुए घबराते हैं, वो और ज़रा घबराने लगेंगे और वो कहेंगे कि जाके इन्होंने यही कुछ ही करना है। हमारे अभी तक फैमिली जो जिस तरह की है, वहाँ पे लड़की लड़के की ज़ाती पसंद को अगर वालिदैन को बता दिया जाए, फिर वालिदैन रिश्ता लेके जाएँ, तो वो हमारी रवायात वही हैं। ये नहीं है कि अपने आप जाके लड़की लड़का खुद ही एक दूसरे को पसंद कर ले। हालांकि यहाँ पे ये हुआ कि लड़की लड़के ने शादी कर ली बाद में। वो मेरे ख्याल में जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है ना, उसकी वजह से शायद शादी किया, वरना शायद शादी इतनी जल्दी होती ना। मेरे ख्याल में ये जो इतना प्रेशर आया ना सोशल मीडिया और हाइप बन गया। दोस्त है आपकी रोमा, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिएट हो गई। फेसबुक पे हमने देखा, फिर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने उनको खारिज भी करा दिया। तो जाहिर बात है उन्होंने कहा कि भाई हमने तो इजहार मोहब्बत तो कर ली, हम प्रैक्टिकली शादी भी कर लेते हैं कि जान छूटे लोगों से, और इंतजामिया दोबारा कहीं बहाल कराते हैं। थोड़ा सा महल में इंतजामिया को भी थोड़ा सा जरा ये अपना इतना सख्त नहीं करना चाहिए। उन दोनों को बुला के उनको तनबीह कर देते, उनको बता देते, कुछ सजा दे देते, कोई पनिशमेंट दे देते। लेकिन मैं हमें यूनिवर्सिटी से निकालना शायद थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गई। और मेरे ख्याल में ये जो एक चीज में बिल्कुल आपकी
जी 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 हरमीत जी जी कंटिन्यू करें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर हम देखें तो इंतज़ामिया जो है लाहौर यूनिवर्सिटी वट एवर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो वहाँ पे हमने हमेशा देखा कि जिन जिन यूनिवर्सिटी से हम पढ़ाया तो हमने पढ़ाया तो वहाँ पे भी ये मामला होते थे कि स्टूडेंट की जो फाइटिंग वगैरह जो इंतज़ामिया जो सियासी मामला होते हैं, तो वहाँ पे हमने इस किस्म का एक्शन होते हुए नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने कोई बड़ा एक्शन लिया। बड़े कम एक्शन लिए गए, बहुत कम, मैं जो मेरी नज़र में है। तो फिर इस तरह की अगर हम उस चीज़ को इतना नहीं देखते, उस पर इतना सख्त एक्शन नहीं लेते, तो फिर इस तरह की चीज़ों पे हम समझते हैं कि इस माशरे में बर्दाश्त होनी चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए चीज़ों को। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक तरीका, फिर जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है सोशल मीडिया के सॉरी जरिए, आपको तो मैं मेरे ख्याल में बात काट रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे कि आपने ये बात की, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि प्राइवेट क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते। हुआ इस केस में ये है कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई, अगर वीडियो ना आती तो ऐसा कुछ ना होता। मेरे ख्याल में ये दोनों सस्पेंड ना होते। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है कि कम से बिल्कुल कम ये बात भी आपकी दुरुस्त ये है। नहीं है कि पहला वाक़या ऐसा हुआ जी, होगा जी, जी। जहाँ पे लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया होगा और शादी कर ली होगी। ये तो हर मेरे ख्याल में छठा सातवां जोड़ा जो है वो इस तरह हाँ, की उनकी बिल्कुल। ऐसी हो जाती है और मोहब्बत आजकल करना उसे कोई जुर्म भी मोहब्बतें नहीं जो है। हैं वो आम हो जाती हैं, तो शादियां हो भी जाती हैं, नहीं भी होती कई दफ़ा। लेकिन मेरे ख्याल में बीइंग स्टूडेंट्स और बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अभी मुआशरा है वो इतना लिबरल हुआ नहीं है, तो इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों का मेरे ख्याल में ख्याल रखना लिबरल चाहिए। की बात नहीं है रोमा, मेरे ख्याल में ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, हम सब चीज़ों को। लिबरलिज्म एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो अगर हम और चीज़ों की जज्बाती तौर पर और चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्यों नफ़रतों को मिटाना होगा, आगे निकलना होगा। मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पे चीज़ उठी, फिर तनकीद भी बनती है, फिर उसके बाद सपोर्ट भी बनता है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ थी जिसकी वजह से इस जोड़े पर तनकीद बनी। वैसे रूफ साहब की बात भी दुरुस्त है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये मामला जो है ये नॉर्मल है, और बच्चे जो है ये चाहे क्या उसे कहते हैं जो रेड गुलाब दिया जाता है वो फरवरी के महीने में, तो वो भी इधर हम देखते हैं कि नॉर्मल ही है। लेकिन एक्सेप्शन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, पड़ोस में हमारे मुल्क को देखें, तो वहाँ पे जिस तरह ज़्यादतियाँ होती हैं बच्चों के, इसी फरवरी के महीने में 14 फरवरी के दिन पे जिस तरह वहाँ पे RSS के गुंडे बाहर निकलते हैं और जिस तरह बच्चियों को जिस तरह डंडे से पीटा जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ना ख़त्म। यहाँ पे तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ बड़ी कम है, और हमें कम करनी होगी, हमें आगे निकलना होगा नई सोच के साथ और कबूल करना होगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि नया दौर है, नई सिस्टम है, नई जनरेशन है। तो रहू साहब बात मेरे ख्याल में बुरी तो नहीं की होगी। हाँ, तो ऐसा करते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी है, इसके बारे में हम थ्रू आउट द प्रोग्राम बात करते रहेंगे। दरम्यान में कोशिश करेंगे कहीं कोई हमें कुछ लोग मिल जाए जिनसे हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लें। अभी ऐसा करते हैं, आपको लेके चलते हैं चन्योट। आप पहले भी चन्योट गए थे, जहाँ कोना हमने दिखाया था आपको। अभी हम आपको चन्योट लेके चलते हैं। बुरहानुद्दीन का मज़ार है, मुगलिया दौर का, 400-500 साल पुराना, और वो टूट-फूट का शिकार हुआ है। बुरहान है, और उसकी खुसूसियत ये है कि वो सुर्ख पत्थर से, मुकम्मल तौर पर रऊफ साहब सुर्ख पत्थर से तामीर किया गया है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस वो टूट-फूट का शिकार है। नाज़रीन को उस पर एक पैकेज दिखा लें। पहले चल के उसके बाद हम आपको थोड़ी सी इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। हाँ। बाकी जो ये है कि मोहब्बत यूनिवर्सिटियों में और मोहब्बत का अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। लेकिन अभी चल के चन्योट की सैर करते हैं और साथ साथ आपको ये शाह बुरहानुद्दीन का ये जो दरबार है वो दिखाते हैं। चन्योट एक कदीम सकाफती शहर है। यहाँ मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में उनके वजीर आजम नवाब सादुल्ला तहीम ने मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह बुरहानुद्दीन का दरबार चन्योट के सुर्ख पत्थर से तामीर करवाया। हुनरमंदों ने सुर्ख कीमती पत्थर को तराश कर 12 दरी, खिड़कियाँ, बालकोनियाँ, दरवाजे तामीर किए, जिससे यहाँ की सकाफत का हुस्न झलकता है। बदकिस्मती से ये दरबार महकमा आसार कदीमा और महकमा औकाफ की तहवील में दे दिया गया, जिस पर कोई तवज्जो न दी गई, जिसकी वजह से ये दरबार टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। उनके एक वजीर थे नवाब सादुल्ला खां, उन्होंने ये रोज़ा तामीर करवाया था, और 4 सदियों से ये खस्ता हाली का शिकार है। महकमे आसार कदीमा से भी, महकमे औकाफ से भी वो आते हैं, हर साल ठेका लेके चले जाते हैं।
शहरियों ने हुकूमत से दरबार की तहसीनो आराइश और तमीर मरम्मत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मुगलिया दौर में चनेौट के सुर्ख पत्थर से तामीर किया गया खूबसूरत कदीम ये दरबार शाह बुरहान महकमा आसार कदीमा और महकमा औकाफ की अदम दिलचस्पी के बायस खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। कैमरा टीम के साथ आमिर सदीकी, पब्लिक न्यूज़, चनेौट। पैकेज हमने अपने नाज़रीन को दिखाया किस कदर खूबसूरत ये दरबार है और मुगलिया दौर का ये एक शाहकार है, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही तो वो बदहाली का शिकार है। हमारे नुमाइंदे आमिर सिद्दीक रऊफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़े अच्छे पैकेज आपके होते हैं। पहले आपने हमें कुर्मा खिलाया एक दिन और अब आप हमें ले आए दोबारा चनेौट में। किस दिन फर्नीचर के बारे में भी ज़ाहिर है आप हमें कोई ना कोई पैकेज दिखाएंगे। चनेौट की फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वो तो वाकई दुनिया में लाजवाब है, उसको कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ये जो इस दरबार के बारे में बताएं कि 4 सदियों से बना हुआ, आपकी जो रिपोर्ट है और जो लोग कह रहे हैं वो कहते हैं कि महकमा औकाफ पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे रहा इस तरफ, जिसकी वजह से इसकी हालत ये हो गई है। अब क्या किया जाए? कोई सुनवाई हुई है? कोई लोगों को अप्रोच किया गया है आपकी रिपोर्ट के बाद? जी रऊफ साहब, यकीनी तौर पर ये 4 सदी कबल ये मुगल बादशाह थे शाहजहां, उनके जो वजीर आजम थे सादुल्ला थईम साहब, उन्होंने इस जो है दरबार को मुकम्मल तौर पर चनेौट ही के सुर्ख पत्थर से तामीर करवाया था। और ये जो दरबार है ये इंतहाई खूबसूरत था। कभी यहाँ पर जो है वो बरादरी हुआ करती थी, खूबसूरत यहाँ के दरो दीवार थे और ये एक कदीम चनेौट का सकाफती विरसा था। लेकिन अफसोसनाक तो ये है कि यहाँ जो मकान है, जो खादमीन है, उनकी जानब से हमें बताया गया है कि काफी अरसा हो गया कि ये जो दरबार है ये महकमा आसार कदीमा ने अपनी तहवील में लिया, उसके बाद फिर महकमा औकाफ ने अपनी तहवील में लिया और ये दोनों जो महकमा हैं ये यहाँ पर रस्मी तौर पर कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा इसकी तज़हीन और राइश की बात की जाए तो बिल्कुल भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ की जो बारादरी है ये मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुकी है। इसके अलावा ये जो दरबार की 4 दीवारें हैं ये भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार आमिर, वैसे पैकेज बड़ा खूबसूरत आपने बनाया है, लेकिन अगर महकमा औकाफ की बात करें तो बड़ा मैं समझता हूँ जितनी करप्शन वहाँ पे हो रही है, जहाँ जितनी भी तनकीद उस पर की जाए कम है। लेकिन क्या मुकामी लोग अगर इस तरफ आ जाएं, हुकूमत की तरफ एप्लीकेशन इंतजामिया को दे और कहें कि इसकी बहाली के लिए कुछ करें, क्योंकि अगर टूरिज्म उस वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जितना टूरिज्म होगा तो फ़ायदा मुकामी लोगों को होगा, तो क्या अवाम की तरफ से कोई इस तरह कोई इंतजामिया से कोई कॉन्टेक्ट वगैरह किया गया है? जी उर्मीद, यकीनी तौर पर ऐसा होना चाहिए था कि महकमा औकाफ को चाहिए था कि वो यकीनी तौर पर ऐसे मिज़ार और ऐसी दरगाहें और खुसूसी तौर पर चनेौट चुके एक कदीम शहर है और तारीखी अहमियत का हामिल है, तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि यहाँ पर दरियाए चिनाब के किनारे दरगाह अबू अली कलंदर है। इसी के अलावा हमने उमर हयात महल का पैकेज भी दिखाया, वो भी मुकम्मल तौर पर बोसीदा और खस्ता हाली का शिकार था। इसी तरह ये दरबार शाह बुरहानुद्दीन जो है ये भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। इसकी दरो दीवार जो है ये मुकम्मल तौर पर गिरने के करीब है। लेकिन यहाँ के जो मकामी खादमी ने हमें बताया है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें की हैं, मकामी इंतजामिया के भी में ये बात लाई गई है कि ये दरबार जो इंतहाई कीमती है और कदीम विरसा है, इसकी तज़हीन और आराइश भी नहीं की जा रही, तामीर और मुरम्मत भी नहीं की जा रही, तो यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और जो ये बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग हैं शाह बुरहानुद्दीन, उनके जो अकीदतमंद हैं, उनकी जानब से वो चंदा किया जाता है, उसी चंदे से इसका जो रंगो रोगन है वो करवा दिया जाता है। कभी तो यहाँ पर कभी लाइटिंग का जो इंतजाम है वो करवा दिया जाता है और मकामी जो अफराद हैं उन्हीं के जो है वो सिलसिले से ये निज़ाम इसका दरबार का चल रहा है। और जो उर्स होता है उसके जो इंतजाम हैं वो भी मकामी ही अफराद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। इस सिलसिला में मकामी इंतजामिया हो या फिर दीगर जो मुतअल्लिका अरबाब इख्तियार हैं उनकी बात की जाए तो उनकी जरा भर भी इस पर तवज्जो नहीं है। हालांकि हुकूमत की जानब से ये दावा भी किया गया था कि वो सियाहत को फरोग भी देंगे और ऐसे मकामात जहाँ पर कदीम सकाफती विरसे हैं उनकी हिफाजत भी की जाएगी, उनकी देखभाल भी की जाएगी और उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन चनेौट में ये जो दरबार है इसकी तज़हीन और आराइश के हवाला से किसी भी किस्म के कोई इकदाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा ये बताओ आमिर कि ये जो आपने बताया कि सुर्ख पत्थर से बनाया गया था, अभी जो मुख्तलिफ हिस्से आपने हमें दिखाया उसमें अजीब लाल रंग का पेंट कर दिया गया है, वो तो बेहुदा लग रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो कोई आर्किटेक्चर के पुराने माहिर आसार कदीमा आके नहीं देखते कि जी अगर हमने इसकी तज़ीन भी करनी है, आराइश भी करनी है,
तो पुराने अंदाज को सामने रखते हुए उसके मुताबिक करें, ऊट पटांग किस्म का पेंट तो ना कर दें। जी रऊफ साहब, यकीनी तौर पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि ये जो पत्थर यहाँ पर सुर्ख इस्तेमाल किया गया था, ये चनेोट में जो दरिया चनाब के संगम में एक तवील पहाड़ी सिलसिला है, वहां से इस पत्थर को लिया गया था। और ये खुसूसी अहमियत का हामिल इसलिए है कि ये मुकम्मल तौर पर सुर्ख था, और यकीनन वो जो कलर था सुर्ख पत्थर का, उसको अब जबकि यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई, तो फिर मकामी अफराद ने अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक इस खूबसूरत बनाने के लिए जो सुर्ख रंग का इस्तेमाल से पेंट किया गया, और इसकी जो असल पत्थर की जो असल हकीकत थी या फिर उसके जो असल झलक थी वो मुकम्मल तौर पर मदहूम हो गई है। लेकिन अगर इस पर महकमा आसारे अपनी वजह महफूज ठीक है आमिर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आमिर, से दोबारा बात होगी, हम यहाँ के और भी बताएंगे। मैं तो चाहता हूँ फर्नीचर इंडस्ट्री खास तौर पर जो है चिन्योट का फर्नीचर बहुत मशहूर है। अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स पर बात करेंगे, और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में फैशन डिज़ाइनर मौजूद होंगी। स्प्रिंग सीजन में कौन कौन से ट्रेंड्स इन हैं, और अब समर भी आ रहा है तो तब कौन से ट्रेंड्स इन होंगे, सब पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी हम बात करेंगे लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स पर। कोई भी इंसान किस तरह से फैशन करता है या किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह से कपड़ों को कैरी करता है, ये उसकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। तो इस तमाम तर जो ट्रेंड्स हैं आजकल जो फैशन के हैं, स्प्रिंग में या आने वाले समर्स में क्या ट्रेंड्स इन होंगे, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में निम्रा फैशन डिज़ाइनर मौजूद होंगी। और इससे आगे अब हरमीत कंटिन्यू करें। अच्छा, वैसे जब फैशन की बात आती है तो रोमा है बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। और आज मैं लेके आया बाद, मैंने कहा वैसे भी परसों जब आप लाहौर लेके आई थी तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि भाई हम मर्दों के लिए कुछ तो कुछ होने चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसी पर्सनालिटी को ले आया हूँ। मेरे साथ निम्रा खान मौजूद है स्टूडियो में। निम्रा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगी, मौसम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो कौन से ट्रेंड जो है वो आने वाले हैं मार्केट में? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। और जब बात आती है लेटेस्ट ट्रेंड्स की तो काफ़ी ज़्यादा फैशन इस बार तो चेंज हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि हम एक बहुत बड़े पेंडेमिक के बाद एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। तो डिज़ाइनर्स ने इस बार जो है वो कलर पैलेट भी बहुत फ्रेश रखा है, और हम भी ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करें जिससे लोग काफ़ी फ्रेश फील करें और बैक टू लाइफ फील करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टास्क हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम किस तरीके से अपने डिज़ाइंस के थ्रू लोगों को एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं। तो इस बार का कलर पैलेट भी बहुत फ्रेश है फ्रॉम इस्लामाबाद, स्पेशली इस्लामाबाद पिंडी के जो लोग हैं, और ओवरऑल लाहौर कराची में भी लोग इस चीज़ को फॉलो जो है वो कर रहे हैं। कलर पैलेट फ्रेश है हमारे पास, जो है वो एप्पल ग्रीन्स बहुत ज़्यादा इन है, और साथ में रेड की टोन्स भी हैं और पिंक टोन्स भी बहुत ज़्यादा इन है। साथ में फ्रेश ब्लूज़ इस बार काफ़ी ज़्यादा इन है, और अभी आप देखिएगा कि आगे आगे फर्दर स्प्रिंग के बाद जब समर कलेक्शंस के वॉल्यूम्स आना शुरू होंगे तो आपको ये कलर पैलेट बहुत ही इनहेंस होके नजर आएगा। कलर पैलेट का तो आपने बताया निम्रा, अगर हम जी कलर पैलेट का तो निम्रा ने सारा बता दिया कि एप्पल ग्रीन्स इन है और ब्लूज की टोन इन है, लेकिन ये भी बताएं कि डिजाइनिंग आजकल कैसी चल रही है, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन चल रहे हैं या सिंपल मोटिव्स चल रहे हैं, डिजाइनिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली इस बार जो है वो कैप्सूल कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इन हैं। कैप्सूल को मैं आपको इजी वर्ड्स में बता दूं कि रेडी टू गो होता है, और बहुत ही सिंपल कट लाइंस हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी शॉर्ट लेंथ्स इन थी, लेकिन इस बार जो है ना काफ़ी लॉन्ग लेंथ्स जो है वो इन है, और प्लस काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड ड्रेसेस आ रहे हैं। और लेंथ्स में जब जाएँ तो हम साथ में ट्राउज़र्स की डिफरेंट शेप्स हैं, और साथ में डिफरेंट हम लेसेस के साथ भी प्ले कर रहे हैं। तो लेंथ्स इस बार हमारी काफ़ी लॉन्ग है और लोग बहुत ही हैप्पीली कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम फैशन में लॉन्ग लेंथ्स बैक आ चुकी हैं और लोग इसको काफ़ी रिलीजियसली भी फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड ट्रेंड फॉर दिस समर्स, और लोगों को मौका मिल रहा है कि वो कलर्स के साथ भी प्ले कर सके, प्लस वो प्रिंट्स काफ़ी विजिबल हों, क्योंकि जितनी शॉर्ट लेंथ्स थी हमारे पास प्रिंट्स विजिबल नहीं हो रहे थे। तो इस बार ये लोग बहुत ही हैप्पीली इसको इसीलिए भी कैरी कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रिंट्स क्वाइट विजिबल हैं।
रऊफ साहब, सोचने की बात नहीं है, आज हम खुल के बात करेंगे हम दोनों, क्योंकि यहाँ पे ना मेल के हवाले से चीजें भी हैं। निम्रा से आप पूछ सकते हैं रऊफ साहब। जी जी जी, तो यही मेरी तरफ से पूछ लो ना इनको फिर कि मर्दों के हवाले से क्या कहेंगी कि खवातीन तो इन्होंने बता दिया लॉन्ग शर्ट्स हैं, अगर हम शलवार कुर्ता पहनते हैं या ट्राउज़र कुर्ता पहनते हैं तो कुर्ता लंबा होगा छोटा होगा, उसके बारे में भी बताया मैं, और क्या शलवार होगी या ट्राउज़र होगी अब उसके बाद। जी, इस बार जो है ना बिल्कुल मर्द हज़ार टोटली ऑपोजिट जा रहे हैं लेडीज़ के। आपने नोट किया होगा कि वेडिंग ट्रेंड्स में अब जो है वो मर्दों के जो कुर्तों की लेंथ है ना वो छोटी होती जा रही है, और प्लस वो भी कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। काफ़ी ब्राइट कलर्स मर्द पहनना शुरू हो गए हैं सरप्राइजिंगली, बट दैट्स इन फैशन। आप जो अच्छा कैरी कर सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी के साथ जो सूट कर सकता है, सो वाई नॉट गो फॉर दैट। और अब जो है क्योंकि इसमें एज बहुत फैक्टर प्ले करता है कि आप कौन सी एज ग्रुप से हैं। जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं वो डेफिनेटली पेस्टल्स या सटल कलर्स पहनना पसंद करते हैं, तो उसमें भी ये है कि इफ़ यू लव टू हैव अ वाइब्रेंट कलर किसी ओकेजन पे तो आप कैरी कर सकते हैं इजीली अगर आपका दिल करे। लेकिन वैसे जो है वो पेस्टल कलर्स मर्द हजरात ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं, ओकेजनली ब्राइट टोन्स में जा रहे हैं। ठीक है, ओकेजनली तो ब्राइट टोन्स में जा रहे हैं। निम्रा, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और फैशन डिज़ाइनर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं और हर एक का ब्रांड भी है, हर किसी ने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया हुआ है। जैसे आप हैं या कोई भी, अगर एक स्पेसिफिक किसी भी फैशन डिज़ाइनर की बात की जाए, अपने डिज़ाइन को रजिस्टर किस तरह करवाते हैं? और दूसरा ये कि जब भी आप कोई डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई भी मोटिव डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ भी, तो इंस्पिरेशन क्या होती है माइंड में? डिज़ाइनिंग से पहले इंस्पिरेशन क्या होगी माइंड में? बेसिकली हम जो भी थीम सेलेक्ट करते हैं उससे पहले हम उसका स्टोरी बोर्ड, मूड बोर्ड क्रिएट करते हैं। हम मोस्टली 2 थीम्स पे करते हैं या 2 कल्चर्स पे करते हैं और उनका फ्यूजन करते हैं, और हमारी कलेक्शंस मोस्टली ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों का फ्यूजन होते हैं। मैंने चूँकि प्रॉपरली एजुकेशन ली है फैशन डिज़ाइन की, सो बहुत से डिज़ाइनर्स मार्केट में आ चुके हैं जिनकी एस्थेटिक सेंस बहुत शार्प है, लेकिन हम एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हो के मार्केट में बैठे हुए हैं। सो डेफिनेटली हमें कट लाइन्स का, उसकी प्रोडक्शन का, ड्रेपिंग का, पैनल्स का, इलिस्ट्रेशन का, हर चीज़ का स्टिचिंग वाइज हमें ज़्यादा उनसे नॉलेज है। सो वो डिफ़र तो हम करते ही हैं उनसे, और हमें बेसिकली जब इसकी एजुकेशन दी जाती है, प्रॉपर जो हमारी डिग्री प्लान है फॉर फैशन एंड डिज़ाइन, उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप मार्केट के लिहाज से कलेक्शंस डिज़ाइन करना सिखाते हैं और कलेक्शंस के ऊपर काम करना सिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने 2021 में 2022 के जो ट्रेंड्स हैं वो प्रिडिक्ट कर लिए हैं। सो हम बेसिकली उनसे थोड़ा सा आगे होते हैं जो डिज़ाइनर्स आम एस्थेटिक सेंस की बेस के ऊपर मार्केट में बैठे हुए हैं। सो हम उनसे बेसिकली डिफ़र करते हैं, और ओवरऑल हम जो है जब भी थीम्स पे करते हैं हम फ्यूजन ट्राई करते हैं कि हम लोगों के लिए वर्सेटिलिटी लेके आएँ और हर एज ग्रुप और हर तरह का बंदा उसे कैरी कर सके। अच्छा निम्रा, अगर हम देखें ना तो आपके ब्रांड का नाम हरमीत, ऐसा करो एक ब्रेक ले लेते हैं। ये साया, हाँ हरमीत एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ठीक है भाई, ले लेते हैं सवाल आपका जो है ब्रेक के बाद ले लेंगे। अब चलते हैं, इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। निम्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पब्लिक, विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक पर जाने से पहले हम फैशन पर बात कर रहे थे, तो ऐसी ख़वातीन जो इस वक्त घर पर मौजूद हैं और फैशन में इंटरेस्ट रखती हैं, फैशन का उनको बहुत शौक़ है, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जानना चाहती हैं, तो निम्रा खान हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हरमीत, मैं निम्रा से यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि पैंडेमिक, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन अब बदल चुकी है, जब से ये कोरोना वायरस आया है लोगों के रोज़गार भी बड़े मुतासर हुए, तो अब लोगों का दिल करता है कि कम बजट में हमें ड्रेसेस या वार्डरोब अवेलेबल हो। तो आजकल क्या प्राइस रेंज चल रही है? क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। नॉर्मली मार्केट से जो हम कपड़ा ख़रीदते हैं वो उतना महंगा नहीं होता जितना ब्रांड्स पर होता है। तो निम्रा इस हवाले से क्या कहेंगी, आजकल क्या प्राइस रेंज चल रही है ब्रांड्स की?
बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि कोविड के बाद लोगों का बजट वाइज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है उनकी लाइफ। और डिज़ाइनर वे में मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि इस बार कैप्सूल कलेक्शंस इन हैं और कैप्सूल कलेक्शन आर बेसिकली सिंपल कट लाइंस, वो बहुत सिंपल और बेसिक होती हैं जिसमें आप अच्छे भी लगते हैं और उनके अंदर कलर पैलेट और प्रिंट्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो जो प्राइस रेंज है वो डेफिनेटली हमने भी डिक्रीज़ किया है बिकॉज ओवरऑल हमारा क्लाइंट वैसा नहीं था जैसे हमारा बाकी पिछले सालों में रहा है। और आपने नोट किया होगा कि जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने 70%, 50% और मोस्टली ने इवन 80% भी ऑफ लगाया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज के जो कलेक्शंस वो प्रोडक्शन में दे चुके थे उन्होंने उसको क्लियर करना था इस साल, बिकॉज लोग घर बैठे में हैं, वो कहीं जा नहीं रहे, कोई इवेंट्स नहीं हो रहे जहाँ पे उनको न्यू कपड़ों की या न्यू लुक की ज़रूरत पड़ रही हो। तो डेफिनेटली हमने अपनी प्राइसेस को कट डाउन किया है और हमने लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस लेके आए, क्योंकि मोस्टली जब कोई भी बात करता है डिज़ाइनर वेयर की तो वो एकदम से आपके माइंड में ये ख्याल आता है कि जैसे वी कांट अफोर्ड दैट, या एक स्पेसिफिक लोग या एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस बार सेंसिबल डिज़ाइनर्स ने सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं वो, और अफोर्डेबल प्राइसेस दे रहे हैं और विद गुड क्वालिटी पे बार-बार आप कॉम्प्रोमाइज कैप्सूल नहीं कलेक्शन करना का जिक्र कर चाहिए रही हैं। किसी भी कैप्सूल कलेक्शन का हमारे नाजरीन के लिए जी। बताएं और इवन मेरे लिए भी, ये कैप्सूल कलेक्शन असल में है क्या? मुझे समझ नहीं आई इसकी। ये वो कैप्सूल नहीं है, ध्यान से देना ये बात, मेरी बात सुनो रोमा, ये वो कैप्सूल नहीं है जो एंटीबायोटिक होता है, ये पता नहीं इसीलिए कोई और कैप्सूल लेके आई है। कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है डिजाइनर लैंग्वेज में, आई थिंक इसीलिए लोग उसको मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स बेसिकली सिंपल कट लाइंस जो आपकी पर्सनालिटी के साथ अच्छी लगें, उसमें लॉन्ग लेंथ्स हैं और हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास नेक लाइंस चेंज होती हैं उसके अंदर, ऐसी जो कि आप इजीली कैरी कर सकें और 1 से 2 इवेंट्स पे वो ड्रेस जो है वो चला सकें। और कैप्सूल कलेक्शन की एक खास बात ये होती है कि आप इसमें एक आउटफिट को मल्टी लुक्स के साथ पहन सकते हैं। अच्छा निम्रा, ब्रेक से पहले मेरा एक सवाल था कि आपके जो ब्रांड का नाम है जर साया, ठीक है, एक तो इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, बड़ा खूबसूरत सा नाम है। दूसरी बात ये कि एक छोटी सी इंडस्ट्री है इस्लामाबाद की मैं बात करूं, कराची और लाहौर जो है एक बहुत बड़ा हब है, कितने मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा कोविड के इस दौर में, क्योंकि वहाँ पे भी मुकाबला करना है, यहाँ इन हालात का भी मुकाबला करना है, तो कितने अफेक्ट हुए आपकी जो फैशन डिजाइनर है? जी पहले बात करते हैं ब्रांड नेम पे। तो ब्रांड नेम जो है वो बेसिकली पश्तो लैंग्वेज का वर्ड है, जर मीन्स गोल्ड, और साया ऑब्वियसली शेडो होता है। बेसिकली ये जो ब्रांड नेम है मेरा बहुत ख़ास है, क्योंकि मेरे फादर ने इसको रखा और बहुत ही सोच समझ के हमने डिसीजन करते हुए इसको रखा, और इसके पीछे काफ़ी थॉट प्रोसेस भी था। So I really like it and I own it and I love it. पश्तो स्पीकर हो के भी मुझे समझ नहीं आई कि सर वो फिर आई थिंक आपको और सीखनी चाहिए थोड़ी सी और सीखनी चाहिए। और अफेक्ट क्यों नहीं हुआ? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमें जो हमारे अंडर जितने लोग काम करते हैं, जैसे हमारे अड्डे वाले हो गए, एम्ब्रॉयडरी वाले हो गए, डायर हो गए, स्टिचिंग यूनिट हो गया हमारा, वो सब की जो हमारा एक साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि काम नहीं आ रहा था और एग्जीबिशन की जगह नहीं मिल रही थी, या जो हमारे पास जो रेगुलरली हमारे क्लाइंट्स थे वो हमसे बाय नहीं कर रहे थे। तो हर चीज़ एक स्टक मोड पे चली गई कि जैसे रुक सी गई। और आपको पता है पूरी दुनिया में ही ये एक फेज़ आया हुआ है अभी तक, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कोविड की वजह से। तो हम भी बहुत इफेक्ट हुए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी सबके सेम हालात हैं, और होपफुली कि अब हालात तो सबके सेम हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछूंगी कि आपने कहा कि हालात तो यहाँ डिफरेंट सिटीज़ की क्या बात करें, पूरी दुनिया में ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, लेकिन मैं बिलखुसूस अभी बात करना चाहूँगी ये जो पाकिस्तान के 3 बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनके जो फैशन ट्रेंड्स हैं इनमें भी कोई फ़र्क होता है, या जो फैशन एक चल रहा है वो ओवरऑल पाकिस्तान में ही चल रहा होगा, या प्राइस रेंज में कोई फ़र्क हो कि कराची में चीज़ सस्ती ज़्यादा होगी, लाहौर में उतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी? बेसिकली ये तो डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि कौन सा डिज़ाइनर है, तो प्राइस रेंज तो उसी के लिहाज से सेट होगी। लेकिन जो फैशन ट्रेंड्स हैं वो सब जगहों पे एक ही तरह के आते हैं, सिर्फ कलर पैलेट्स में अगर कोई डिज़ाइनर और जो है वो कलर्स इंट्रोड्यूस करना चाहे तो वो एड अप कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो कलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं वो सभी को सब वही फॉलो करते हैं मोस्टली। निम्रा ये बताओ कि अच्छा हमने क्या सोच रहे हो, मेरे ख्याल में कोई इरादा है इस्लामाबाद आने का? फिर सीधा निम्रा खान के पास ही जाएंगे और अपने कुछ शर्ट्स वगैरह यहाँ से डिजाइन करके जाएंगे। वैसे भी उसने बोला कि हमने बड़ा कोविड की वजह से ना रेट बड़े अच्छे रखे हुए हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन जो घरों पे बैठी हुई हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा,
और शादी के बाद ख़ास तौर पे उनके ज़रा थोड़े से जिस्म भारी हो जाते हैं। तो आमतौर पे जिस वक्त हम लोग बात करते हैं ना, तो हम पतली दुबली गैर शादीशुदा लड़कियों के ड्रेसेस की बात कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ख़ास मशवरा है जिनके जिस्म थोड़े से, जिसको प्लस साइज़ कह लें आप, या मतलब थोड़ा सा मोटापे की तरफ, फरबा होने की तरफ माइल होती है, उन ख़वातीन के लिए क्या किया जाए? उनके लिए कौन सा डिज़ाइन या कौन से रंग ज़्यादा बेहतर होंगे? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हम औरतों को एजुकेट कर सकें अबाउट हाउ टू लुक गुड और आपकी हेड टू टो लुक क्या होनी चाहिए हर फिज़िक के लिहाज से, क्योंकि सेंसिबल डिज़ाइनर जो होता है वो उनको बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसी फिज़िक की ख़वातीन अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं कि हम पे ये अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारे में वो कन्विंसिंग स्किल्स भी होते हैं और प्लस हम उन्हें एक बहुत अच्छा मशवरा जो है वो दे सकते हैं। तो हम क्यों नहीं, वी डिज़ाइन कलेक्शंस फॉर प्लस साइज पीपल एज वेल। उन पे कौन से कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे लगेंगे, क्योंकि प्रिंट्स की भी बहुत बात होती है। इफ़ समवन इज़ जो कोई शख्स बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चबी हो या हेल्दी हो तो उस पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बहुत सूट करते हैं, उससे ज़रा स्लिमर लुक आती है और कलर कॉम्बिनेशंस की सिलेक्शन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली इफ़ दे आर आस्किंग अस तो हम उनको उनके लिए बेस्ट चीज़ ही बताएंगे। और ऐसी ख़वातीन हमें ज़रूर कांटेक्ट भी करती हैं और प्लस वो हमारे पास पर्सनली आती भी हैं अपने आप को थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए। सही। रोमा कोई सवाल हो तो पूछ सकती हैं। हाँ, मैं यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहूँगी। तो हम चाहते हैं कि आप धड़ाधड़ सवाल करें। नहीं, ट्रेंड्स तो हमने जान लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा बस आंसर लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है कि निम्रा क्योंकि एक खुद सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर होते हैं एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर के लिए, जो लोग इस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं? अब ये सवाल उनके लिए है। हाउ कैन वन बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर जो है। जी देखिए, सक्सेसफुल डिजाइनर बनने के लिए आपको एक तो अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखनी है। थैंक यू निम्रा, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया आने का। अभी हमें एक न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, हमारी खबरों का वक्त हुआ है, खबरों से वापस आएंगे, हमारे पास और भी चीज़ें होंगी। अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारा जो सेगमेंट था वो फैशन लवर्स के लिए था। ब्रेक के बाद अब हमारा सेगमेंट है म्यूजिक लवर्स के लिए। रऊफ साहब, सबके लिए ही है, सबके लिए, हाँ सबके लिए है, लेकिन इंटरेस्ट वो ज़्यादा लेंगे जो म्यूजिक से में जिनको प्यार है, इंटरेस्ट रखते हैं म्यूजिक तो कम से कम एक ऐसी चीज़ है ना, फैशन भी जैसे एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा इख्तलाफ मेरे ख्याल में मैं कर लेता हूँ। चलें ठीक है, अगर इजाज़त हो तो। एक तो ये है कि फैशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें, यानी नैरा नूर से एक दफ़ा मेरी बात हो और वो कहने लगी कि मैं सिर्फ सुरमा लगाती हूँ और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, ये भी फैशन है। अच्छा। तो वो जो सादगी से करते हैं ना, वो भी फैशन में होता है। इस तरह म्यूजिक है, हर कोई सुनता है, हर एक का मतलब पसंदीदा कोई ना कोई गाना होता है, कोई ना कोई होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है नुमान सईद साहब, वो बता रहे थे मुझे कि आजकल म्यूज़िक जो है नज़र, वो ज़्यादा ड्रामे से हमारे इंस्पायर होकर आ रहा है। ड्रामों में चूँकि कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक उसका कोई ना कोई थीम सॉन्ग होता है, उससे वहाँ से हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इससे पहले कि हम कोई शुरू करें, तुमसे मतलब वो कर लें कि तुम भी ड्रामे देख के उससे मुताबिक करते हो अपना म्यूजिक वगैरह। देखिए, आजकल सॉन्ग्स कहीं और से आ रही है। बेसिकली जो स्टूडेंट लेवल पे भी सॉन्ग्स काउंट किए जाते हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं, हम ज़्यादातर वही आगे से रिक्वेस्ट वगैरह भी आती हैं तो उन्हीं को गाया जाता है। और पाकिस्तान इंडस्ट्री में वाकई आजकल फिल्म से ज़्यादा जो OSTs के सॉन्ग्स हैं उन्हें प्रेफर किया जा रहा है और वो अच्छे भी हैं। नहीं, लेकिन इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी मूवीज़ उस तरह से हिट नहीं हो रही, हमारे गाने उस तरह से बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी मूवीज़ जो सी हैं वो हिट नहीं हो पा रही उस तरह की, या उनके सॉन्ग्स हिट नहीं हो पाते। और जो पाकिस्तान के ड्रामा OSTs हैं वो काफ़ी अच्छे म्यूज़िकल लेवल पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट होता है उनका, तो वो काफ़ी हिट जा रहे हैं। आपने कब से सीखना शुरू किया हुआ? मैंने सीखना स्टार्ट किया, मैं OST की मकबूलियत भी आवाम में ज़्यादा तो ज़्यादा आप लोगों अभी तक किसी से स्पेसिफिक साथी मौजूद है, आप देख रहे होंगे। जी हरमीत। हाँ, मैं वही कह रहा था रूस साहब के OST सॉन्ग जितने भी हैं ड्रामा, जो जाहिर बात है कि आवाम में भी ज़्यादा मकबूल हैं, जिसकी वजह से हम जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे FM हो चाहे जिधर भी जाएँ, तो लोग सुनना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि जो नए टैलेंटेड सिंगर हैं, जितने भी सिंगर आते हैं इस मैदान में, तो उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। अच्छा, आप बता रहे थे कब से सीखना शुरू किया हुआ आपने?
सीखना अभी तक किसी से स्पेसिफिक टीचिंग नहीं ली मैंने इस म्यूज़िक की, इतना अरे टाइम ही शौक नहीं से मिला, बस तो बस स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू किया शौक की हद तक। अभी तक आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर चुके हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज लेवल पे और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, और रिसेंटली वेरिएशंस के नाम से एक सीज़न लॉन्च हुआ था, उसमें इंशाल्लाह ताला मेरा सॉन्ग आ रहा है, तो अपना लेवल song, अप हो रहा है। उसके लिरिक्स किसने लिखे? आपका अपना सॉन्ग है या ये किसी एक का कवर गा रहे सॉन्ग है, और ये सूफ़ी सॉन्ग है, कदी आमिल सामल यार, हैं? सही। और मेरा फेवरेट सॉन्ग है। चलो तो हमें इसी से शुरू हाँ, कर इसी देते से हैं, start चलो करते जरूर। पहले वही सुन लेते हैं आपसे। किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप सिंगिंग को एज अ करियर ऑप्ट करें? आई थिंक सेकेंड ईयर की बात है, जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग म्यूज़िक के साथ गाया, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने इतनी अप्रिसिएशन दी, हमें प्लेटफॉर्म्स दिए, इवन के स्कॉलरशिप्स दी। तो अभी तक मैं स्टडी भी सारी म्यूज़िक बेस पे कर रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पढ़ रहे हो? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट की डिग्री है IAS के डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो उसी की डिग्री स्टार्ट की है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िक की बेस पे ही अभी तक स्टडी कंटिन्यू है। नहीं, अब देखो तुम गिटार भी बजा रहे हो साथ जी। में, इसका मतलब ये है कि गिटार ये सीखे बगैर तो नहीं होता। तो यार ऐसा ही है, हाँ, पहले गिटार सीखना शुरू किया था या पहले गाना शुरू पहले किया गाना शुरू किया था। था? पहले गाना शुरू गिटार किया। को अभी आई थिंक 4 मंथ्स हुए हैं स्टार्ट किया है, तो इसका भी शौक था, तो फिर उसके बाद टीचिंग के लिए मेरे बड़े भाई हैं ज़ीरक, मोहम्मद ज़ीरक, मैं उनसे गिटार सीखता हूँ, सही। तो गाना आता था, गिटार भी साथ आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी प्रोग्रेस कर गिटार रहा हूँ। मुश्किल है बजाना। मैंने Obviously। रऊफ साहब, मैं आपको चलें आज एक मज़े की बात बताती हूँ। मुझे सितार बजाना आता है। आई वॉज इन होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, तो वहाँ पर म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट था, और वहाँ पर गिटार सितार बजाना सिखाते थे। तो ये कहा जाता है कि जो सितार बजाना सीख लेता है ना, उसके लिए गिटार बजाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली अगर आपकी फिंगर्स की प्रैक्टिस होती है इस पे, और काफ़ी टफ टाइम होता है आपके फर्स्ट डेज में, निशान पड़ जाते हैं। 2 वीक्स में एटलीस्ट आप फेड अप हो जाते हैं कि यार मेरे हाथ को क्या हो गया है, ये किस तरह हो रहा है, और फोकस नहीं बनता लेफ्ट और राइट हैंड का, दोनों का आपस में एक कॉम्बिनेशन होता है। उसके साथ फिर सितार हो गया, गिटार हो गया, तबलास हो गया, जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस हर चीज़ में मेहनत होती है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों को। अच्छा जी, अब आप सुनाने जा रहे हैं हमें खलील रहमान कंवर का एक ड्रामा था, बड़ा मशहूर हुआ, सुनेंगे। उसका आप सुना दो हमें पहले जरा। हरमीत को के बाद वापस आएंगे, और अभी ब्रेक ले लो। मैं अभी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद बस आएंगे तो एक मूवी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की, एक्शन से भरपूर वो भी मूवी है, दिखाएंगे, उसका कुछ ट्रेलर बातें भी दिखाएंगे, करेंगे, और कुछ- भी बिल्कुल बातें भी करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में नज़र अब्बास मौजूद हैं, हमें मज़े मज़े के गाने सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रऊफ साहब हम अपने नाजरीन को मूवी ट्रेलर ना दिखा दें ब्लैक हाँ, विडो पहले का? मूवी देखते। तुम्हारी पसंद है मूवी में? मूवी देखती हो शौक से? किस तरह की मूवीज देखते हो? कॉमेडी कॉमेडी ज़्यादा और ये जो मार्वल वगैरह की सुपर ह्यूमन, सुपरमैन, ब्लैक विडो, अभी पहले था बचपन में शौक, लेकिन अब जो है मतलब कि बेसिकली मूवीज़ वगैरह वो हों जो थोड़ा सा हंसने का टाइम मिल जाए, थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब कि इंसान फील करता है, ऐसी फैमिली में बैठ के बंदा इजीली देख सकता है, ऐसी मूवीज फैमिली टाइम एंजॉय कर सकता है। अभी हम आपको एक फिल्म आने वाली है ब्लैक विडो, उसके हवाले से एक ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। ये भी मार्वल सीरीज की फिल्म है, और इसमें भी जाहिर है जिस तरह से होता है, ये जितनी फिल्में ना, सुपरमैन हो गई, बैटमैन हो गई, इसमें एक तरफ ऐसी कुव्वतें होती हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करने के दर पे होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं सारी। हाँ, वो दुनिया को तबाह करना होता है। उसके मुकाबले में फिर एक ऐसी इंसानी कुव्वत से ज़्यादा मावरा कोई ना कोई कुव्वत रखने वाला शाहकार को सामने आता है, जो मिल के पावर्स के साथ उसको तबाह करता है। साइंस का बहुत इसमें दखल है। और वैसे हकीकत ये है कि आज से 30 साल 40 साल पहले जो फिल्में इस तरह की होती थी, जिसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात होती थी, तो वो अब सही हो गया। वो वही चीज़ें सामने आ गई, आ रही हैं सामने, बिल्कुल। आज से 30 साल पहले, यानी वो जब दिखाते थे कि आपने बटन ऑन किया और वो सामने वाला बोलने वाला फोन पे कैमरे पे सामने आ गया, और अब हकीकत में ये सब कुछ हो रहा है कि आप एक टच से पता नहीं कहाँ दुनिया में कहाँ से कहाँ कॉल मिला सकते हैं। तो जनाब ब्लैक विडो देखते हैं। ब्लैक विडो का ट्रेलर दिखा रही हो, उसके बाद बताओ फिर। धाड़ और एक्शन से भरपूर ये जो मूवी है, ये 7 मई को रिलीज हो रही है। बहुत ज्यादा साजिशी सी, और ऐसे लग रहा है ये जो खातून है ये एंड पर रिवेंज लेगी, इस तरह से लग रहा था। ये हम ज़्यादा बताते नहीं, तफसील इसलिए कि सारी बता दी तो फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन ये ट्रेलर बहुत पॉपुलर हुआ है, मिलियंस में लोग देख रहे हैं। अच्छा, वैसे रऊफ साहब, नज़र को कॉमेडी फिल्म पसंद है, तो कोई कॉमेडी का कोई सॉन्ग अगर ये गा सकते हैं तो बड़ा मज़ा आ जाएगा।
अभी तो वो हमें एक कह रहे हैं कि मैं सुनाने लगूँ आपको, आतिफ असलम का एक गाना है, उस गाने को वो सुनाने लगे, पहले वो सुनते हैं फिर उसके बाद कॉमेडी सॉन्ग भी सुनेंगे। जी जी जी। आतिफ असलम सर का एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है मैं रंग शरबतों का, ठीक है, तो मैं वही सुनाऊंगा आप सबको।